हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। तो फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म से पहले हम जरा ध्यान देते हैं दोबारा से कि हम पढ़ चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म में डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पहले वाली जो पार्टनरशिप फर्म है वो खत्म हो गई है, लेकिन उसकी जगह एक नई पार्टनरशिप फर्म बन गई है। जैसे हमने पढ़ा चेंज इन रेशियो, ठीक है जी, ए, बी और सी 5:3:2 की रेशियो में थे। अब उन्होंने चेंज कर दी रेशियो 1:1:1। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनर्स के बीच में जो पहले रेशियो थी 5:3:2, अब वो डिसोल्व हो गई है, लेकिन तुरंत उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर एक नई पार्टनरशिप फॉर्म बन गई है 1:1:1 की रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। फिर चेंज इन रेशियो के बाद हमने क्या पढ़ा? एडमिशन। एडमिशन हमने क्या पढ़ा? मान लीजिए ए बी सी 3:2 के लिए है, सी आ रहा है 1/4 के लिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन, ए बी के जो बीच में पार्टनरशिप फॉर्म थी वो डिसॉल्व हो गई, लेकिन अब ए, बी और सी के बीच में एक न्यू फॉर्म बन गई। फिर हमने पढ़ा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में हमने पढ़ा जी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ए बी सी 3 पार्टनर 5:3:2। अब पता चला जी रिटायरमेंट या डेथ के केस में कि बी रिटायर हो गया या मान लीजिए एक्सपायर हो गया, तो बचा कौन? ए और सी। और ये मान लीजिए फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं देन इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जबकि जो अब हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें जो कंप्लीटली वाइंड अप हो रहा है सर हमारी फर्म का, यानी जो फर्म है वो खत्म हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई नई फर्म भी नहीं बन रही है। इज दिस क्लियर? चलिए आगे मैं दिखाता हूं आपको मटेरियल। ये देखिए जी, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने बताया आपको कि इट इज आल्सो नोन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें न्यू एग्रीमेंट प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड वन। ठीक है जी, जैसे भी मैंने समझाया चेंज इन रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म का मतलब मैंने क्या बताया कि इट रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में फॉरएवर रिलेशनशिप जो है, ठीक है जी सर, वो टर्मिनेट हो रही है। ठीक, अब हमने कहा इट द प्रोसेस और डिस्पोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स। इस केस में जो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी सर? डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। जितनी लायबिलिटीज हैं वो सब पेड ऑफ हो जाएंगी सर। ठीक है जी, यानी कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा फर्म का। अब आप देखिए सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। मैंने पहले लिखा सर वाउंड अप, कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसमें कंपनी का वाउंड अप, क्लोजिंग नहीं हो रही है परमानेंटली, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म में यहाँ पे कंप्लीटली वाउंड अप हो रही है सर फर्म। रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, सर ये जो भी हमने पढ़े चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तो यहां पर हम क्या करते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स को हम रीवैल्यूएट करते थे, लायबिलिटीज को हम रीअसेस करते थे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम नफा या नुकसान दिखाया करते थे, शो करते थे। बट माय फ्रेंड, अब जो हम डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पढ़ेंगे इसके अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम इसमें? रियलाइजेशन अकाउंट, जिस रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जो एसेट्स होंगी वो हम सोल्ड आउट करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है जी, सोल्ड आउट करके, और जो लायबिलिटीज होंगी उनको पेड ऑफ करेंगे सर थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। चलिए थर्ड पॉइंट, फाइनल क्लोजिंग ऑफ द बुक्स। अब फाइनल क्लोजिंग ऑफ द बुक्स की बात करूं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फाइनल क्लोजिंग थोड़ी ना होती थी भैया। आप रिवोल्यूशन बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, फर्म कंटिन्यू रहती थी, तो फाइनल क्लोजिंग तो कुछ नहीं हो रही ना, यानी बुक्स कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन अब डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म के बारे में बात करूं तो इसमें क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक खत्म, यानी अब कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी, यानी फर्म जो है वो आगे फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करेगी। इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट,
अब इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट के बारे में बात करूं तो अगर हम बात करते हैं एडमिशन की, चेंज इन रेशो की या रिटायरमेंट डेथ की, इसमें कोर्ट कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकती। भाई कोर्ट कैसे किसी को कह सकती है जी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करिए? कोर्ट कैसे इस बात पे इंटरवेंशन कर सकती है कि आप किसी नए पार्टनर का एडमिशन दीजिए? कोर्ट कैसे इस बात को इंटरवेंशन कर सकती है जी कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर एक्सपायर हो रहा है तो बाकी पार्टनर्स उनको कंटिन्यू करनी पड़ेगी? नहीं कर सकती। जबकि जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं, कंप्लीटली फॉर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो वो कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है, और वो भी क्या किस किस केस में हो सकता है वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉफिट, तो जो इनमें हम जो बनाते थे इन केसेस के अंदर, तो हम क्या निकालते थे? रिवैल्यूएशन काउंट। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आता था वो रिवैल्यूएशन के थ्रू आता था। लेकिन अब डिसोल्यूशन में हम इसकी जगह रियलाइजेशन काउंट बनाएंगे, और जो नफा नुकसान प्रॉफिट होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट वन, 6th पॉइंट सर, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। अभी इन चैप्टर्स को हम पढ़ चुके हैं, और इसमें क्या होता था, हमारी न्यू बैलेंस शीट बनकर तैयार होती थी। लेकिन जब कंप्लीटली फॉर्म डिसॉल्व हो गई, वाइंड अप होने जा रही है, तो वहां पे कोई भी बैलेंस शीट बनाने का सवाल ही नहीं उठता, यानी अब न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगी। फिर लास्ट पॉइंट, रेजिडुअल फिगर ऑफ कैश बुक। जब इनकी हम बात करते थे तो कैश बुक की रेजिडुअल फिगर होती थी जो न्यू बैलेंस शीट में चली जाती थी। बट डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म में कोई आपका कैश बुक का कोई बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो कोई शॉर्टेज ऑफ कैश नहीं होगी, कोई सरप्लस ऑफ कैश नहीं होगा, और कैश जो होगा सफिशिएंट होगा, और दोनों साइड जो होंगी हमारी बराबर आ जाएंगी। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब पहला जी, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट। अब इसमें क्या है कि डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड कंसेंट, माय फ्रेंड्स, इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लीजिए ए बी सी, जितने भी पार्टनर्स हैं, वो सभी पार्टनर्स रेडी हो जाएंगे कि हाँ जी चलिए जी फर्म को डिसॉल्व करते हैं, फर्म को वाइंड अप करते हैं, जो भी उसके बाद फाइनल सेटलमेंट होगा, जो भी नफा नुकसान होगा, डेफिनेटली पार्टनर उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो यानी म्यूचुअल कंसेंट। अगला पॉइंट आता है सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पार्टनर्स को जो फर्म को डिसॉल्व है वो कंपल्सरी करना पड़ेगा। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन में ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं सर। अब पता चला जी यहाँ पर ए एंड बी 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, राइट? तो अगर अब सी चाहेगी तो भी सर फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकता, बिकॉज वी नो दैट एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए हमें 2 और मोर देन 2 पर्सन चाहिए। तो जब 2 और मोर देन 2 पर्सन चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? सी पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो एज ए सोल प्रोप्राइटर करेगा, यानी कि यहाँ पर फर्म जो होगी एबीसी की वो तो डिसॉल्व होनी तय है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए और बी इंसॉल्वेंट हो गए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। और फ्रेंड अगर ए बी और मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा एंड सी, अगर सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए फिर तो बात ही खत्म। सर फर्म कैसे डिसॉल्व होगी? इट इज क्लियर? तो यानी कि यहां पर हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। और क्या केस हो सकता है सर? अनलॉफुल। जो फर्म है वो अनलॉफुल हो जाए। ऐसा हो सकता है ना कि पहले जो एबीसी मिलकर जो काम कर रहे थे वो लीगल था, लेकिन कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया और कह दिया कि जी इस फील्ड में कोई भी काम नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया? अनलॉफुल। तो अगर इस तरह से अगर कोई पार्टनरशिप कोई काम कर रही है और अगर वो बाद में सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल हो जाता है, तो उस फर्म को कंपल्सरी सर क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा सर। ठीक हो गया? चलिए जी आगे। मैंने कहा ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी सच एज। अब कुछ कंटिंजेंसी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा कारण हो सकता है। ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ द टर्म फिक्स। अगर जो हमने फर्म को बनाया है वो पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए बनाया है, अगर वो फिक्स टाइम खत्म हो जाता है तो भी हमें फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ द वेंचर या ऑब्जेक्ट। जिस वेंचर या ऑब्जेक्ट के लिए एक पार्टनरशिप फर्म को बनाया गया, और अगर वो टास्क, वो वेंचर, वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके बाद फर्म को डिसॉल्व हो सकती है जी। डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर मैंने कहा कि अगर पार्टनरशिप में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, ए बी और सी, ठीक है जी, मैंने कहा ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। तो अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए ए यहाँ पे इसकी डेथ हो गई, यानी एक्सपायर हो गया, और पता चला जी यही ए जो था वो मेन पार्टनर था जो सारे पार्टनरशिप फर्म को देखता था।
अब पता चला जी बी और सी कंटिन्यू नहीं कर रहे और फर्म को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कंटिंजेंसी वाला कि सर्टेन कंटिंजेंसी अराइज हो गई और जिसकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ गया। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अब पता चला जी एबीसी जिसे मैंने बात करी कि पर्टिकुलर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे यहाँ पे एबीसी है, ए बी और सी। अब ए यहाँ पर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है जी। अब बी और सी चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं क्योंकि वो इंसॉल्वेंट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म के लिए 2% चाहिए एटलीस्ट, और वो 2% ये है। बट पता चला जी जो ए था वही मेन पार्टनर था, वही सब कुछ संभालता था, और बी और सी कंटिन्यू नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर फर्म है सर वो क्या हो रही है, वो डिसॉल्व हो रही है। चलिए आगे, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब मान लीजिए अगर हमने पार्टनरशिप डीड में इस तरह की कहानी कह रखी है कि अगर कोई पार्टनर नोटिस देगा तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर नोटिस दे और फर्म डिसॉल्व हो जाए। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, अब मैंने कहा कि जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि कोर्ट के इंटरवेंशन से भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो अब जरा देखते हैं जी, हाँ जी वो डिसॉल्व कैसे हो सकती है। तो पहला, ड्यू टू परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर, कि पता चला जी कि किसी पार्टनर की परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, और जिस पार्टनर की परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई वो कोर्ट में अपील करता है कि जी फर्म को डिसॉल्व करा दीजिए, तो कोर्ट में भी कि उस फर्म को डिसॉल्व करने के ऑर्डर दे दे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू मिसकंडक्ट बाय ए पार्टनर। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं और पता चला जी कोई पार्टनर कंटिन्यूसली मिसकंडक्ट कर रहा है बाकी पार्टनर्स को, तो उस केस के अंदर भी पार्टनर जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है कि हाँ जी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाए। ड्यू टू विलफुल परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय ए पार्टनर। अब जैसे पार्टनरशिप डीड है, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट है, ठीक है जी। अब कोई पार्टनर उस एग्रीमेंट को लगातार ब्रीच कर रहा है, अब यहाँ पे कोई एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, उसका मेन मोटिव हो सकता है मिसकंडक्ट भी ना हो, लेकिन वो एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है बार बार, समझ आ रही मेरी बात, तो वो नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकता है। तो इससे परेशान होकर भी बाकी जो पार्टनर्स हैं वो कोर्ट में कह सकते हैं कि सर पार्टनरशिप फर्म को हम कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए एंड वी वांट टू डिसॉल्व इट, और मे बी जो कोर्ट है वो इस बात पे ऑर्डर दे दे, अगर सहमत हो तो ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू पार्टनर बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। अब मान लीजिए मैंने कहा जी 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, उसमें से कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में कोर्ट में अपील कर देते हैं कि सर वी वांट द फर्म टू बी डिसॉल्व, और उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि हाँ जी पार्टनरशिप शुड बी डिसॉल्व। ड्यू टू ट्रांसफर द होल इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टनर, मैंने कहा कि अब पता चला जी यहाँ पे पार्टनर ने अपना होल इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया। जैसे मैंने कहा कि पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है जी। अब ए कह रहा है जी मैं आगे से बिजनेस में नहीं आऊंगा, डी मेरा बेटा है और आगे से वो बिजनेस के अंदर आएगा। इस बात पे बी और सी कोर्ट में ऑर्डर कर सकते हैं जी वी वांट नॉट, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जो डी है वो बिजनेस के अंदर आए और वो ए की जगह लुकआउट करे, उसका इंटरेस्ट जो है ए का जो इंटरेस्ट है वो डी को ट्रांसफर हो, तो इस पर भी वो कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व होनी चाहिए। अगला, ड्यू टू परपेचुअल लॉसेस टू दी फर्म। अब पता चला जी एक पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चल रही है, उसको लगातार लॉस हुए जा रहा है, अब पार्टनर्स को नजर आ रहा है किसी पार्टनर को कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती, तो इस बात पर भी वो कोर्ट में अपील कर सकता है जी प्लीज पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवाया जाए, आई कांट बियर दैट लॉसेस, मैं इस लॉस को बियर नहीं कर सकता, तो इस केस पे भी इस बात पर भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास आउट कर सकती है। ड्यू टू एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, इसके अलावा किसी भी जस्ट या इक्विटेबल ग्राउंड्स पे कोर्ट को लगता है अपने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ कोर्ट फर्म को सॉरी डिसॉल्व हो जाना चाहिए, तो वो फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। समझाती मेरी बात? चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 48। फ्रेंड्स सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 क्या है? इसमें 2 हिस्सों में डिवाइड है 48। पहला वो कहता है जी अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है
तो उस टाइम में अगर कोई लॉसेस हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो। और दूसरा वो होता है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस वक्त जो उसकी एसेट्स हैं, अगर उस एसेट्स को हम सोल्ड आउट कर रहे हैं तो उससे जो अमाउंट आ रहा है उसको किस किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो 2 सेक्शन है सर, ठीक है जी। अब पहला सेक्शन कि अगर मान लीजिए जब फर्म डिसॉल्व हो रही है और उस टाइम में लॉसेस हैं तो वो क्या किया जाए। तो सर सबसे पहले कहानी आती है कि अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है और उस टाइम में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो सर सबसे पहले ये होता है इन लॉसेस को मीट आउट किया जाए, मीट आउट थ्रू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उससे इसको मीट आउट किया जाएगी सबसे पहले। अगर बाई चांस पता चलता है जी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, जो प्रॉफिट हैं, अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो फिर इसे मीट आउट किया जाएगा, मीट आउट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर्स की कैपिटल है उनसे मीट आउट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर वो भी सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर पैसा लेकर आएंगे जी। पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट, ठीक है जी, ब्रिंग द अमाउंट टू मीट आउट द लॉसेस। तो लॉसेस को मीट आउट करने के लिए जो पार्टनर है वो सफिशिएंट अमाउंट जो है वो लेकर आएंगे। बोले से समझ आती है बात, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ सर, मैंने कहा लॉसेस की कहानी। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, अगर लॉसेस हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो। दूसरी तरफ सर आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। मैंने कहा फर्म डिसॉल्व हुई, एसेट्स को बेचा, पैसा आया। आप मानिए इस बात को कि जैसे ही फर्म के पास पैसा आएगा तो वहां पर बहुत सारे लोग जो पैसा लेने वाले हैं फर्म से वो सारे आ जाएंगे और सब ये कहेंगे जी पहले उनको पेमेंट करी जाए। तो फ्रेंड्स कोई ना कोई तो लीगल एक एस्पेक्ट बनना पड़ेगा ना, जिससे कोई डिस्प्यूट ना हो और वो एक लीगल प्रोसीजर हो और जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो। तो वो लीगल प्रोसीजर वो क्या है। वो लीगल प्रोसीजर है सर कि सबसे पहले जो पेमेंट आएगी एसेट्स को डिस्चार्ज करके उससे जो पेड ऑफ करेंगे, फर्स्ट पेड ऑफ सिक्योर डेट्स। ऐसे डेट्स जिनको हमने सिक्योरिटी दे रखी है सबसे पहले आउटसाइडर्स के वो पेमेंट करी जाएगी। दूसरे नंबर पे सेकेंडली पेड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स। जो अनसिक्योर्ड डेट्स हैं बाहर वालों के, उसके बाद उनको पेमेंट करी जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे सर अगर किसी पार्टनर ने कोई अपनी कैपिटल के अलावा कोई लोन कंट्रीब्यूट कर रखा है तो देन आफ्टर उसको पेमेंट